स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट विद आसिफ सर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा बोर्ड में लिखा हुआ कांग्रेस। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का जो उदय हुआ या कांग्रेस का गठन हुआ किस कारण से हुआ या किस परिस्थितियों के कारण से हुआ, क्या कारण था जो उस वक्त के बुद्धिजीवी को, अंग्रेज अफसरों को कांग्रेस जैसे एक संगठन की ज़रूरत पड़ गई। तो चर्चा इसी के में करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। भरोसा रखिए, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल से। देखिए, कांग्रेस का जो माना जाता है कि कांग्रेस का जो उदय हुआ है, उसका निर्माण या इसका स्थापना हुआ 1857 की क्रांति जो हुई थी, वो एक बड़ा रीज़न था, एक बड़ा कारण था कांग्रेस के स्थापना में। क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ, और जब 1857 में विद्रोह हुआ उसके बाद भारत में आमूल परिवर्तन देखने को मिले, जहां बंगाल के गवर्नर जनरल का, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और उसके बाद ही राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। उसका विद्रोह के बाद ही वहाँ के जो व्यक्ति थे उस वक्त के, उन्हें महसूस हुआ कि राष्ट्रीयवाद होता क्या है, भारत का मतलब क्या होता। पहले उस के व्यक्ति ये मानते थे, हम मद्रास के हैं तो मद्रास वासी हैं, हम बिहार के तो हम बिहार वासी हैं, हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, अवध है तो अवधी हैं, मराठा है तो मराठी हैं। उस वक्त ये प्रचलन में था। लेकिन जब विद्रोह हुआ 1857 का, विद्रोह के बाद पता चला कि राष्ट्रवादी होता है जो भारत से प्यार करता है, जो भारत में रहता है उसको राष्ट्रवादी कहते हैं, जो भारत के प्रति प्रेम भावना रखता है उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। और जो भारत का मतलब है कि भारत की संसाधन में, भारत में जो रहते हैं व्यक्ति, उन्हें भारत कहते हैं। इन सब का उदय हुआ, और फिर उदय होते होते ही फिर लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो हैं हमारे संसाधन पर और हम पर किस तरह से नियंत्रण रखते हैं। इन सब को समाप्त करने के लिए हमें कुछ एक बड़े स्तर पे एक ऐसा संगठन चाहिए जो लाखों करोड़ों व्यक्तियों या नागरिकों का एक आवाज़ बनकर उठे। और फिर 1857 में ही, उसके बाद ही कई सारे ऐसे एक्ट पारित किए गए जिसका उद्देश्य भारत के व्यक्तियों को या भारत के जो बुद्धिजीवी थे उन्हें कमज़ोर करना था। उसी में से एक एक्ट था जो 1878 में पारित हुआ था, और इस एक्ट को कहते हैं आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारत के जो लोग हैं, क्योंकि भारत के लोगों को भारत के लोग हथियार नहीं रखेंगे, हथियार रखना अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत के लोगों को हथियार रखना का अधिकार छीन लिया गया था। और इसी वक्त या इसी साल 1878 में एक एक्ट और आया। उस एक्ट का नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऐसे नाम से ही पता चला प्रेस की आज़ादी या स्वतंत्रता से था, पत्रिका से था। तो उस वक्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई भी पत्रिका या प्रेस एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस सरकार की आलोचना करती है या सरकार के बारे में अपनी पत्रिका में आपत्तिजनक खबर छापती है, तो उसके प्रिंटिंग प्रेस को सरकार जब्त तो कर ही लेगी, साथ में उसका जो खुद का निजी संपत्ति होगा उसको भी सरकार जब्त कर लेगी। एक कारण ये हो गया। और एक कारण हो गया 1883 में आया था हिल्बर्ट बिल 1883 में आया था। और इस बिल का जो उद्देश्य यह था कि जो भारत के न्यायाधीश हैं
और ब्रिटिश के न्यायाधीश हैं, उन दोनों में समानता पैदा हो सके, उन दोनों में भेदभाव ना रहे, जिस कारण से इस बिल को पारित किया गया था। और इस बिल में उल्लेख किया गया था कि जो अंग्रेज व्यक्ति हैं, यूरोपीय व्यक्ति है, उन पर भारत के न्यायाधीश, जो भारत के मूल के हैं न्यायाधीश, वो अंग्रेज और व्यापारियों पे, अंग्रेज और यूरोपीय व्यापारियों पर जो है मुकदमा चला सकते थे। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय हम पे मुकदमा चलाए, वो नहीं चाहते थे कि कोई अंग्रेज किसी भारतीय के सामने सर झुका के खड़ा हो, जिस कारण से अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया और बाद में आखिर में सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। और इसी कारण से, और जो भारत के उस वक्त के बुद्धिजीवी थे, ये इस बिल का समर्थन करते थे कि यह बिल आना चाहिए ताकि कहीं एक जगह तो जो भारत के व्यक्ति हैं बड़े पद पे रहें, उन्हें एक अच्छा सम्मान मिल सके। लेकिन इस बिल को जब सरकार ने वापस ले लिया तो फिर जो भारत के उस वक्त के बुद्धिजीवी थे या नागरिक थे आम, उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो इन सब बिल के बारे में पूरे भारतवासी मिलकर एक मंच से बोल सकें। ये हो गया। और फिर जो उस वक्त के 1883 में ही ए हयूम, जो एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जो मूल तौर पर स्कॉटलैंड के निवासी थे, उन्होंने जो उस वक्त के बुद्धिजीवी थे, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इन सब से 1800, उससे पहले एक चीज़ हो रहा, 1883 में क्या होता है, 1883 में 1 मार्च 1883 में ए.ओ. हयूम ने कोलकाता में पढ़ रहे छात्र, कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र को एक खत लिखा, या पत्र या खत, मतलब लेटर नहीं, खत एक ऑफिशियल लेटर लिखा या पत्र लिखा। और फिर उसमें लिखा हुआ था कि जो आप हैं, छात्र को एवं कह रहा था कि जो आप हैं छात्र को, कि आप भारत के आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिनसे जो छात्र थे वो समझ एओ हयूम हमारे ही हैं, वो हमें आज़ादी में साथ देंगे। लेकिन इनका मूल उद्देश्य था कांग्रेस जैसे संगठन का निर्माण करना, कि हम जान सके कि भारत के जो व्यक्ति हैं उनके विचार में क्या चल रहा है, वर्तमान के तत्कालीन सरकार को लेकर, तत्कालीन वायसराय को लेकर, तत्कालीन नीतियों को लेकर क्या चल रहा है। उनका ये मानना था ताकि 1857 के विद्रोह फिर ना हो, 1857 में जो विद्रोह वो नहीं चाहते थे फिर यह हो। इसी कारण से उन्होंने चाहा कि एक ऐसे संगठन के हम निर्माण कर लेते हैं जिसे बाद में पता चल सके क्या व्यक्तियों का विचार, क्या भारत के व्यक्तियों को क्या विचार है। इसी को लेकर हयूम ने खत भेज दिया कोलकाता विश्वविद्यालय, और छात्र ने समझा ये अपना ही आदमी है, पड़ोस के आदमी है, जो पड़ोसी हैं, जो जब हम लोग वो ज़्यादा मुसीबत में जाते हैं तो वही साथ देते हैं। तो सोचो हयूम हमारा साथ देगा, हमारा अपना आदमी है, देश को आज़ादी करने में। लेकिन इसका उद्देश्य था 1857 का विद्रोह ना हो, लोगों के मन में क्या चल रहा वो जानना था, चाहे वो सीक्रेट भी हो सकता कुछ। फिर 1883, फिर बाद में 1884 में जो वायसराय थे वो चेंज हो गए, और 1884 में ही थियोसोफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन हुआ मद्रास के वडियार में, और उस सम्मेलन में हयूम शामिल हो गए। वहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे,
फिरोजशाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे उस वक्त के, वो सब शामिल थे। सबों से उन्होंने बातचीत करा, एक दूसरे का विचार समझा और सब राजी हो गए कांग्रेस के स्थापना को लेकर। फिर जब 1884 में लॉर्ड रिपन जो हैं वो वाइसराय से के पद से चले गए, तो 1884 में आए, 1884 में आए जो हैं वो आए हैं लॉर्ड डफरी और इनका शासनकाल था 1884 से 1888 तक इनका शासनकाल था और इन्हीं के बीच में कांग्रेस का भी स्थापना हुआ है। तो ये जब आए, ये महाराजा जाके शिमला में बैठ गए और जब ये शिमला में गए तो ए हयूम ढूंढने लगे कि महाराज आप हैं कहाँ। पता चला ए हयूम तो महाराज तो शिमला में बैठे हुए हैं। तो फिर ए हयूम गए दौड़ते दौड़ते डफरिन के पास और डफरिन से कहा कि सर ऐसी सी बात है, हम नहीं चाहते कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है वो भारत में फिर से हो। तो फिर डफरिन ने बोला फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ए हयूम ने बोला कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि भारत के जो व्यक्ति हैं उनका विचार क्या चल रहा है, जो नीति सरकार की लागू हुई है उसमें उनका क्या विचार है, इन सब के बारे में हमें पता चलेगा तो हम थोड़ा संभल के रहेंगे इन सब चीज़ से, ताकि विद्रोह 1857 का विद्रोह फिर से बड़े पैमाने पे ना हो। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम नुकसान भी बहुत हुआ था, कई सारे रूल भी चेंज हुए थे, नया कानून भी आ गया था। तो लॉर्ड डफरिन से ये मिलने के बाद लॉर्ड डफरिन ने परमिशन दे दिया, हाँ ठीक है आप जाइए कर लीजिए स्थापना। तो जो ए हयूम थे, ए हयूम सीधा चले गए लंदन गए और लंदन में जो पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे बड़े बड़े, उनसे मशवरा लिया। सलाह मशवरा लेने के बाद वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे वो भी राजी हो गए इस बात पे। तो फिर ए हयूम जो है वापस से भारत आए, ठीक है, भारत आए और भारत में आए वो, और फिर उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना कर दिया। कांग्रेस का स्थापना तो ऐसे फिलहाल होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण से जो कांग्रेस का स्थापना हुआ पुणे में ना होके मुंबई में हुआ, और जिसके कारण से हम यह भी कहते हैं कि मुंबई का प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ और स्थापना भी मुंबई में हुआ। जब ए हयूम ने स्थापना कर दिया 28 दिसंबर 1885 को। एक काम करते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, अब फिर हम आते कांग्रेस के वास्तविक स्थापना से। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। अब पहले हम बात करते हैं ए ओ हयूम की। ए ओ हयूम, ठीक है, ए ओ हयूम, इसके द्वारा ही कांग्रेस का स्थापना किया गया, जिस कारण से इसको कांग्रेस का जनक माना जाता है। और इन्होंने कांग्रेस का स्थापना करा था 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने स्थापना कर दिया और ये कांग्रेस के प्रथम सचिव बन गए। और जो ए हयूम थे, ये पहले भी बता दिया कि ए हयूम स्कॉटलैंड के निवासी थे और एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी रह चुके थे। और इन्होंने कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करा। इसके बाद अभी बताएंगे, इससे पहले जो कांग्रेस है, कांग्रेस सबका सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने करा था। कांग्रेस सबका सबसे पहले प्रयोग जिसने करा था वो थे दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ही सबसे पहले कांग्रेस शब्द का प्रयोग हुआ था। तो जब कांग्रेस का स्थापना हो गया तो इसका एक जीवनीकार था विलियम बैडरबन। जो विलियम बैडरबन है इसका जीवनीकार था, ये है उनका जीवनीकार विलियम बैडरबन। विलियम बैडरबन इन्होंने भी कांग्रेस का अध्यक्षता किया है। इन्होंने कांग्रेस का कुल मिला के 2 बार अध्यक्षता किया है। पहला बार इन्होंने करा 1889 में, 1889 में कोलकाता का, और फिर 1889 फिर दूसरा 1910 का इलाहाबाद का। तो 1889 में बम्बई का इन्होंने अधिवेशन किया था, मुंबई का अधिवेशन किया था, ठीक है, मुंबई के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस में एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिन्होंने बिल्कुल एओ हयूम की तरह ही योगदान दिया था कांग्रेस के स्थापना। लेकिन एओ हयूम जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था या कांग्रेस का स्थापना जब हो रहा था उस वक्त वो भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि उन्होंने 1876 में S.N. बनर्जी, फुल फॉर्म सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, S.N. बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, जिस कारण से 1885 में इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन था। और जब S.N. बनर्जी ने इसका गठन किया तो इनको तो मूल रूप से रहना चाहिए वहाँ पे। तो ये 1885 में जब इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था तो वो वहाँ थे, जिस कारण से कांग्रेस के स्थापना में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में S.N. बनर्जी भाग नहीं ले पाए थे। और माना जाता है कि S.N. बनर्जी को कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक या द्वितीय जनक कहा जाता है। और फिर इस वक्त बात करते हैं जो वायसराय थे, वायसराय भारत के जो थे वो थे लॉर्ड डफरी। और इनका शासनकाल था 1884 से 1885 तक, 1884 से 1888 तक। और 1885 आ जाता है इसमें, जिस कारण से क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरी। लॉर्ड डफरी हो गए, और लॉर्ड डफरी का शासन हो गया, इनका हो गया काम, बस यहीं तक। अब चलते जाते हम अब अधिवेशन के बारे में, यहाँ तक पता चले। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एओ हयूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया था। एओ हयूम की जो जीवनीकार थे वो विलियम बैडरबन थे। इन्होंने कुल मिला के 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। पहली बार 1889 में मुंबई के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, दूसरी बार 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और कांग्रेस शब्द का सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और S.N. बनर्जी को कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये कांग्रेस के स्थापना में शामिल नहीं थे, क्योंकि 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना करा था। उसी के वार्षिक सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हो पाए थे।
और जब कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, उस वक्त जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 88 के बीच में है, और 85 ईस्वी में आते हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे अधिवेशन के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो अब हम जानते हैं अधिवेशन को। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो पहला अधिवेशन तो इसका 1885 में हुआ था, इसको हम डाल देते हैं प्रथम डाल देते सबसे अच्छा, प्रथम अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जहाँ पे इसका स्थापना हुआ था, यानी मुंबई में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता वयोमेश चंद्र बनर्जी ने करा था। इसमें वयोमेश चंद्र बनर्जी ने करा था। और इसी अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे या उपस्थित थे। तो कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 72 सदस्य उपस्थित थे। इसमें कुछ वकील थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे, और बात करें सबसे अधिक इसमें वकीलों की संख्या थी। 72 सदस्य थे, तो इसमें से 39 सदस्य वकील थे। और इसी अधिवेशन में ही 9 प्रस्ताव पारित हुए। 9 प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। और फिर जो वयोमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये भाई साहब जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय वयोमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन इनका किस्मत सही नहीं था, जिस कारण से ये चुनाव हार गए थे। यानी कि चुनाव हार गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का। और वहीं बात करें भारत के प्रथम व्यक्ति जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीत गए थे, तो वो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीत गए थे। और इन्होंने चुनाव लिबरल पार्टी से जीता था, फिंसबरी नामक स्थान से। तो प्रथम अधिवेशन के बारे में पता चलेगा। इसका जो द्वितीय अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। किसने करा? वयोमेश चंद्र बनर्जी ने। कितने सदस्य उपस्थित थे? 72। सबसे ज़्यादा सदस्य 39 वकील थे, और इसी में 9 प्रस्ताव पारित हुआ। और जो अपने वयोमेश चंद्र बनर्जी थे, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। वहीं बात करें जीते थे, तो दादा भाई नौरोजी जीते थे, और उन्होंने चुनाव लिबरल पार्टी से लड़ा था, और फिंसबरी नामक स्थान से। तो चलते हैं कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन
कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। किसने करा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने करा था। और ये दादा भाई जो नौरोजी थे, इन्होंने कुल मिला के कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया है। पहला ये अधिवेशन 1886 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1886 में करा है। दूसरा अधिवेशन 1893 में, लिख देता हूँ यहाँ पर, दूसरा अधिवेशन 1893 में और तीसरा अधिवेशन 1906 में करा है। ठीक है। और जो दादा भाई नौरोजी थे, इनका संबंध पारसी समाज से था। पारसी समाज से था, और जिस कारण हम कह भी सकते हैं कि पारसी समाज के प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन कराया था वो दादा भाई नौरोजी थे। और इस अधिवेशन में यानी कि दूसरे अधिवेशन में 1886 के कोलकाता अधिवेशन कुल मिला के 436 सदस्य उपस्थित थे। और इसी 436 सदस्य को लॉर्ड डफरिन ने एक पार्टी दिया था या दावत दिया था, जिस पार्टी को हम कहते हैं गार्डन पार्टी। और इस गार्डन पार्टी को लॉर्ड डफरिन ने दिया था 436 सदस्य को 1886 में। और इस पार्टी में भी ध्यान रहे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। इस पार्टी में भी जो ये पार्टी दिया था, डफरिन ने पार्टी दिया था, डफरिन ने खाना खिलाया था, जैसे खाना खिलाया था उसको, उस खाना को या भोजन खिलाने को एक नाम दिया गया, उसका नाम था गार्डन पार्टी। और इसमें जो है एस.एन. बनर्जी इसमें एब्सेंट थे। ठीक है, एस.एन. बनर्जी एब्सेंट थे या उपस्थित नहीं थे। तो ये हो गया द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करा। दादा भाई नौरोजी ने कुल मिला के 3 बार अधिवेशन किया। 1886 का कोलकाता में, 1893 का लाहौर में, फिर 1906 का फिर कोलकाता में क्या है, 1906 का फिर इन्होंने कोलकाता में क्या है। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये पारसी समाज से संबंधित थे, जिस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के प्रथम पारसी समाज व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हुए, जिन्होंने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो कोलकाता में हुआ था की थी। और इसी अधिवेशन में 436 सदस्य उपस्थित थे। और जो डफरिन था, डफरिन ने इन्हीं 436 सदस्य को गार्डन भोजन खिलाया और उसी भोजन को गार्डन पार्टी नाम दिया गया। और इस गार्डन पार्टी में भी ध्यान रहे कि आप लोगों को एस.एन. बनर्जी एब्सेंट थे यानी कि उपस्थित नहीं थे। चलता हूँ इसके तृतीय अधिवेशन में। एक ही अधिवेशन को आपको डिटेल से बता रहा हूँ। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाना। तृतीय अधिवेशन, देखिए द्वितीय अधिवेशन 1887 में हुआ था और यह हुआ था मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने करा था। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और बदरुद्दीन तैयब जी ने ही कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। जैसे आज होता है कि जो बीजेपी हैं वही देशभक्त हैं, उस वक्त यह कथन था कि जो कांग्रेसी है वही देशभक्त है, लेकिन दोनों कथन गलत है।
देशभक्त वही है जो संविधान का पालन करता है। तो इन्होंने ये कथन दिया था, ये कथन एग्जाम में पूछा भी जाता है। कांग्रेसी बनों का नारा दिया था और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष में है और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए हैं। एक मिनट देखो, शायद से वीडियो बंद हो गया है। नहीं, चलो चालू था वीडियो फिलहाल, सही है। हाँ, तो हो गया यहाँ तक। अब आते इसका चौथा अधिवेशन। और हम बदरुद्दीन तैयब जी ने ही यहाँ कहा था कि जो कांग्रेस है ये किसी एक वर्ग या एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जो कांग्रेस है भारत के पूर्ण समुदाय का, भारत के सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन बदरुद्दीन तैयब जी का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, आते हम चतुर्थ अधिवेशन में। चतुर्थ अधिवेशन 1888 में हुआ था। इसकी यहाँ हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज ब्यूले ने और ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ब्रिटिश अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष या अंग्रेजी अध्यक्ष कहते हैं इसको, तो ये है हमारे जॉर्ज ब्यूले। इस अधिवेशन का एक कहानी है कि इस अधिवेशन में जो तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने इलाहाबाद के जो गवर्नर थे उस वक्त, गवर्नर जो थे वो थे ऑकलैंड कॉलवे। जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन ने ऑकलैंड कॉलवे को कहा कि आप किसी भी हाल में कैसे भी दाम दंड भेद करके कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं होना चाहिए। ऑकलैंड कॉलवे ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश भी करा, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि कांग्रेस को इलाहाबाद में अधिवेशन कर सके इसके लिए दरभंगा के महाराज ने कांग्रेस को लोथल कैंपस खरीद के दिया था दरभंगा महाराज ने, ताकि कांग्रेस अपना अधिवेशन इलाहाबाद में कर सके। और इसी अधिवेशन के दरमियान डफरिन ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद को तैयार कर दिया था। आप कुछ ऐसी संगठन या ऐसा आग फैलाएं लोगों के बीच ताकि ये जो कांग्रेस है ये टूट जाए। और लॉर्ड डफरिन का ये कथन है, एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये कांग्रेस एक सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो कांग्रेस से बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन डफरिन को क्या पता था, आज की आधी आबादी कांग्रेस को संबोधित करती है और उनका सपोर्ट करती है। वो तो परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाता है, इसलिए किसी के वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर उसका भविष्य नहीं बता सकते आप। तो यही हुआ।
तो लोथल कैंपस दरभंगा के महाराज ने खरीद कर दे दिया ताकि कांग्रेस अपना चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में अच्छे से कर सके। और कांग्रेस का जो चतुर्थ अधिवेशन वो हुआ था उसके अध्यक्षता जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। इतना हो गया है। अब आते हैं अगले अधिवेशन में। ठीक है, देखते हुए समझा डिवीजन के बाद चतुर्थ अधिवेशन 1828 में हुआ था और यह इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने करा था। जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इलाहाबाद के उस वक्त के गवर्नर ऑकलैंड कॉलविन थे और ऑकलैंड कॉलविन को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि आप किसी भी हाल में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ना हो। इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को लोथल कैंपस खरीद दिया, जिसके बाद कांग्रेस का अपना चतुर्थ अधिवेशन 1828 का इलाहाबाद का लोथल कैंपस में किया था। और लोथल कैंपस इलाहाबाद में किया। चलते हैं आगे वाले अधिवेशन में अपने। पांचवा अधिवेशन ये कांग्रेस का जो पांचवा अधिवेशन हुआ था ये 1889 में। और आपको 1889 देखते याद आ जाना चाहिए। 1889 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता ओहायो के जीवनीकार विलियम बेडरवन ने करा था। तो यह हुआ कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था कोलकाता में, सॉरी मुंबई में। मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता विलियम बेडरवन ने करा था। ठीक है, विलियम बेडरवन ने करा था। और ये ओहायो के जीवनीकार थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार महिला ने भाग लिया था। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार महिला ने भाग लिया था। तो आज के लिए यही करते हैं क्लास खत्म। अब आगे बताएंगे कि महिला ने भाग लिया, फिर महिला ने संबोधित करा, फिर महिला ने इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की, फिर महिला ने क्या क्या किया, इसके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे।